कक्षा 11वीं के अध्याय 8 स्थानीय शासन के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं जो अध्याय 8 है स्थानीय शासन। स्थानीय शासन का अर्थ क्या होता है? स्थानीय शासन का अर्थ जब स्थानीय समस्याओं का हल उस स्थान पर रहने वाले लोगों के द्वारा ही किया जाता है, इसे स्थानीय शासन कहते हैं। यानी इसका अर्थ यह है कि स्थानीय शासन में जब वहाँ के लोग जो रहते हैं आपस में ही मिलजुल कर अपनी समस्याओं का हल स्वयं ही ढूंढ लेते हैं, तो उसे स्थानीय शासन कहा जाएगा। जो हमारे बहुत सारे गाँव में या राज्यों के छोटे क्षेत्रों में देखा जाता है पंचायत के रूप में, जब अपनी समस्याओं का हल वो खुद ही ढूंढ लेते हैं, इसे स्थानीय शासन कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं पंचायती राज का अर्थ। पंचायती राज का अर्थ पंचायती राज उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा गांव के लोगों को अपने गांव का प्रशासन तथा विकास स्वयं अपनी इच्छा तथा आवश्यकता के अनुसार करने का अधिकार दिया जाता है। यानी पंचायती राज का अर्थ ये होता है कि पंचायती राज उस व्यवस्था को कहा जाएगा जो गांव के लोग होते हैं अपने विकास के लिए, गांव के प्रशासन के विकास के लिए या अपनी इच्छा से ही कर लेते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, उसे पंचायती राज कहा जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं कि हमें ये जो स्थानीय शासन है इसकी आवश्यकता आखिर पड़ी क्यों। जो स्थानीय शासन है, हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता है क्यों? जो स्थानीय शासन है ये हमारे बिल्कुल छोटे गांव से जुड़ा हुआ होता है। अब इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। वास्तविक लोकतंत्र। स्थानीय शासन को वास्तविक लोकतंत्र भी कहना उचित होगा। देखते हैं सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्थानीय शासन का होना आवश्यक है। स्थानीय शासन से जनता को प्रशासन में भाग लेने के अवसर मिलते हैं। जो स्थानीय शासन होता है, स्थानीय शासन से एक तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्थानीय शासन का होना आवश्यक होता है और स्थानीय शासन से जनता को प्रशासन में भाग लेने के अवसर मिलते हैं। यानी जनता भी लोकतंत्र में भाग ले सकती है या प्रशासन में भाग ले सकती है। स्थानीय शासन से लोगों के सामने अवसर उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कार्य कुशलता। स्थानीय शासन से स्थानीय कर्मचारियों को प्रशासन को चलाने की काफ़ी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यानी जो स्थानीय शासन होता है, कर्मचारियों को काफ़ी स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है अपने कार्य को करने के लिए। उसके बाद है लचीलापन तथा सहिष्णुता। अच्छे शासन में लचीलापन तथा सहिष्णुता पाई जाती है, जो हमें स्थानीय शासन में भी देखने को मिलती है। स्थानीय समस्याओं का हल। स्थानीय समस्याओं का हल उचित हल केंद्रीय व्यवस्था में नहीं किया जा सकता। जो समस्या हमें स्थानीय यानी आम लोगों की होती है, वो केंद्रीय व्यवस्था हल करने में कई बार उन लोगों को पता भी नहीं होता जो केंद्र सरकार में होते हैं कि वो उनके लोगों की समस्याएं क्या हैं। तो इसी प्रकार हमें स्थानीय शासन से जो छोटे समस्याएं होती हैं वो स्थानीय शासन के द्वारा ही हल की जा सकती हैं, उनको हम केंद्र स्तर पर हल नहीं कर सकते। आगे देखते हैं शक्तियों का विकेंद्रीकरण। वो भी हमें स्थानीय शासन की आवश्यकताओं के अंतर्गत ही आता है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण। शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए स्थानीय शासन का होना आवश्यक है। यानी स्थानीय शासन से क्या हो जाता है, जो सरकार की शक्तियां होती हैं वो कुछ हद तक बट जाती हैं, छोटे स्तर पर शासन करने का एक विकल्प लोगों के सामने उपलब्ध हो जाता है, जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाता है, अर्थात शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्रता की
रक्षा। शक्तियों का केंद्रीकरण। शक्तियों का केंद्रीकरण व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलता है। यानी अगर शक्तियाँ की स्थान एक ही व्यक्ति के पास होंगी तो ये व्यक्ति के अधिकारों की और स्वतंत्रता का हनन होता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थानीय शासन का होना आवश्यक है। यानी स्थानीय शासन से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा भी जुड़ी हुई। इससे जो शक्तियाँ हैं वो एक प्रकार से बढ़ जाती हैं और इससे अधिक लोगों का फायदा होता है। भ्रष्टाचार की कमी। स्थानीय शासन से ही भ्रष्टाचार को कम और रोका जा सकता है। जो हमारा स्थानीय शासन है इससे भ्रष्टाचार को कम भी किया जा सकता है और रोका भी जा सकता है और लोकतंत्र को और मजबूत भी किया जा सकता है। नैतिक प्रोत्साहन। नैतिक प्रोत्साहन। स्थानीय शासन से स्थानीय अधिकारियों को नैतिक प्रोत्साहन मिलता है। यानी स्थानीय शासन जो होता है उससे स्थानीय जो अधिकारी होते हैं जो वहाँ कार्य करने के लिए आते हैं उनको नैतिक प्रोत्साहन भी मिलता है। आइए अब देखते हैं पंचायती राज का महत्व। पंचायती राज का महत्व। सबसे पहले जो पंचायती राज, ये पंचायती राज जनता का राज माना जाता है। यानी जो पंचायती राज है वो लोगों से जुड़ा होता है, आम जनता से जुड़ा होता है, इसलिए ये जनता का राज माना जाता है। उसके बाद देखते हैं हम पंचायती राज से गांव में आत्मनिर्भरता आती है। यानी पंचायती राज जो आम लोगों से जुड़ा होता है, जनता से जुड़ा होता है, इस पंचायती राज व्यवस्था से लोगों में आत्मनिर्भरता उत्पन्न होती है, लोग आत्मनिर्भर होते हैं। पंचायती राज से गांव के विकास में तेजी आती है। जो पंचायती राज है वो आम लोगों से जुड़ा होता है, आम लोगों की समस्याओं से जुड़ा होता है, इसलिए जो गांव का विकास होता है या गांव की समस्याओं को हल करना पंचायती राज व्यवस्था से काफ़ी कम समय में किया जा सकता है। यानी पंचायत के लोगों के द्वारा जो गांव के आम लोगों की समस्याएं होती हैं वो काफ़ी कम समय में और जल्द ही उनका निपटान किया जाता है। पंचायती राज से जनता में आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है। जो पंचायती राज व्यवस्था आम लोगों से जुड़ा होता है, जनता से जुड़ा होता है, इससे लोगों में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है कि वो लोग भी प्रशासन में भाग ले सकते हैं, शासन में भाग ले सकते हैं। इससे हमारे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है, हमारा लोकतंत्र मजबूत बनता है। पंचायती राज से लोगों को प्रशासन की शिक्षा मिलती है। यानी पंचायती शासन से लोगों को भी शासन के बारे में विभिन्न जानकारियाँ मिल जाती हैं। जो लोग पहले शासन से अवगत नहीं होते हैं उन्हें भी शासन के बारे में विभिन्न जानकारियाँ मिल जाती हैं। अब हम आगे देखते हैं। ये हो गया पंचायती राज का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं जो स्थानीय शासन होता है, स्थानीय शासन द्वारा किए जाने वाले कार्य। यानी स्थानीय शासन द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। स्थानीय शासन के द्वारा सबसे पहले सफाई करना, जो सफाई का कार्य होता है ये स्थानीय शासन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है सार्वजनिक व्यवस्था। जो सार्वजनिक व्यवस्था है, जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, सार्वजनिक व्यवस्था जो सभी के लिए व्यवस्था, उन सब की भी नहीं। अच्छा, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य है। सार्वजनिक स्वास्थ्य का मतलब है सभी की जो स्वास्थ्य का काम होता है वो भी स्थानीय शासन पर भी किया जाता है। उसके बाद है सड़कें तथा पुल का निर्माण। सड़कों तथा पुल का निर्माण भी स्थानीय शासन के द्वारा या अंतर्गत ही आता है। उसके बाद है पानी की व्यवस्था। पानी की व्यवस्था भी स्थानीय शासन के अंतर्गत ही
आती है। ये भी उनका कार्य होता है। पानी की व्यवस्था करना, सफाई करवाना, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सड़कें तथा पुलों का निर्माण, ये सभी कार्य हैं जो स्थानीय शासन के अंतर्गत आते हैं। आइए अब हम 73वें संशोधन के बारे में पढ़ते हैं कि जो हमारा 73वां संशोधन है उसकी विशेषताएं, उसमें कौन सी मुख्य बातें बताई गई हैं। जो हमारा 73वां संवैधानिक संशोधन है, स्थानीय स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है। 73वें संशोधन के द्वारा स्थानीय स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है। जो हमारा 73वां संशोधन है, स्थानीय स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देता है। 73वें संशोधन के द्वारा स्थानीय स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है। यानी हमारा जो 73वां संशोधन है, इसी के द्वारा लोकतांत्रिक संस्थाओं, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की परिभाषा। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत 73वें संशोधन के द्वारा ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की परिभाषा की गई है। अब देखिए, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की परिभाषा, जो हमारा ये 73वां संशोधन है, इसी के द्वारा हमें हमारी ग्राम सभा और हमारी ग्राम पंचायत की परिभाषा के बारे में बताया गया है। आखिर हमारी ग्राम सभा क्या है और हमारी ग्राम पंचायत क्या है। अब आगे देखिए, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वें संशोधन के द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की गई है। जिला परिषद, मंडल या तालुका या ग्राम पंचायत। अब देखिए, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जो हमारे ये 73वां संशोधन है, इसी के द्वारा हमारी जो व्यवस्था है पंचायती, हमारी जो स्थानीय स्तर की व्यवस्था है, इसमें पंचायती राज व्यवस्था, इसमें से 3 भागों में बांटा गया है। जिला परिषद, मंडल या तालुका और ग्राम पंचायत। इसे 3 भागों में बांटा गया है। आगे देखते हैं पंचायतों की रचना। पंचायतों की रचना, प्रत्येक राज्य पंचायत का निर्माण स्वयं करेगा। यानी पंचायतों के निर्माण की जो रचना का काम दिया गया है, प्रत्येक राज्य को पंचायतों के निर्माण का काम स्वयं दिया गया है कि वो लोग पंचायतों का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। अब देखिए आगे, सदस्यों का चुनाव। सदस्यों का चुनाव, प्रत्येक पंचायत के क्षेत्र को चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाएगा और चुनाव क्षेत्रों से ही पंचायत के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा चुनाव होगा। प्रत्येक पंचायत के क्षेत्र को चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाएगा और चुनाव क्षेत्रों से ही पंचायत के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा चुनाव होगा। यानी ये सदस्यों के चुनाव करने की व्यवस्था है। यानी प्रत्येक जो पंचायत का क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाएगा और चुनाव क्षेत्रों से ही पंचायत के सदस्य का प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा चुनाव होगा। आगे इन पंचायतों की अवधि कितनी होती है? प्रत्येक पंचायती चुनाव 5 साल में एक बार होना अनिवार्य है। जो ये पंचायत के चुनाव होते हैं, ये 5 साल में एक बार कराए जाते हैं और 5 सालों में एक बार होना इनका अनिवार्य होता है। उसके बाद देखते हैं हम सदस्यों की योग्यताएं। सदस्यों की योग्यताएं, सदस्यों की योग्यताएं, प्रत्येक स्तर की पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए वही योग्यताएं निर्धारित हैं जो योग्यताएं राज्य विधानमंडल या विधायिका का सदस्य बनने के लिए अनिवार्य हैं। यानी प्रत्येक स्तर की पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए जो विधायिका का सदस्य बनने के लिए हमें योग्यताएं चाहिए, वही योग्यताएं हमें इसका सदस्य बनने के लिए भी आवश्यक है और उन्हीं योग्यताओं के द्वारा हम भी इसका सदस्य बन सकते हैं। अब देखिए आगे, पंचायतों की शक्तियां और कार्य। पंचायतों की शक्तियां और कार्य,
आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं। यानी ये पंचायतों का कार्य होता है आर्थिक विकास करना और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाना। दूसरा, 11वीं अनुसूची में शामिल विषय, इस सूची में 29 विषय शामिल हैं जो पंचायत के अंतर्गत आते हैं। यानी 11वीं अनुसूची में जितने विषय शामिल किए गए हैं वो इसी पंचायत के अंतर्गत आते हैं। एक बार दोबारा देखिए, पंचायत की शक्ति और कार्य, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाना, और 11वीं अनुसूची में शामिल विषय, इस सूची में 29 विषय शामिल हैं जो पंचायत के अंतर्गत आते हैं। आगे, कर लगाने की शक्ति। कर लगाने की शक्ति राज्य का विधानमंडल या विधायिका कानून द्वारा पंचायतों को कुछ कर लगाने और एकत्रित करने की शक्ति सौंप सकता है। यानी जो राज्य की विधायिका है, जो राज्य की विधायिका है उसके पास शक्ति है कि वो पंचायतों को कानून के द्वारा कुछ कर लगाने की और कर के रूप में कुछ एकत्रित करने की शक्ति सौंप सकता है। ये कर लगाने की शक्ति राज्य के द्वारा पंचायत को दी जा सकती है। अब हम आगे देखते हैं 74वां संवैधानिक संशोधन। सबसे पहले शहरी स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता, इन्हें 74वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। यानी जो शहरी स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है और इन्हें 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। यानी जो शहर में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं उनको 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। उसके बाद है 3 स्तरीय स्थानीय व्यवस्था। 3 स्तरीय स्थानीय व्यवस्था 74वें संशोधन द्वारा प्रत्येक राज्य में 3 स्तरीय शहरी स्थानीय संस्थाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई है। 74वें संशोधन के द्वारा प्रत्येक राज्य में 3 स्तरीय शहरी स्थानीय संस्थाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई है। जैसा कि हमने 73वें संशोधन में पढ़ा था, स्थानीय स्तर पर जो ग्राम पंचायत वगैरह वहाँ पर भी 3 स्तरों पर बांटा गया था, उसी प्रकार 74वें संशोधन में भी प्रत्येक राज्य में 3 स्तरीय शहरी स्थानीय संस्थाओं की स्थापना की गई है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं नगर पालिका की रचना। नगर पालिका की रचना 74वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य का विधानमंडल तीनों स्तर की नगर पालिकाओं की रचना संबंधी व्यवस्था करेगा। यानी नगर पालिका की रचना 74वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य का विधानमंडल तीनों स्तर की नगर पालिकाओं की रचना संबंधी व्यवस्था करेगा। यानी 74वें संशोधन के द्वारा व्यवस्था की गई है जो प्रत्येक राज्य होता है, राज्य की विधायिका होती है, तीनों स्तर पर नगर पालिकाओं की रचना संबंधी व्यवस्था करेगी। निश्चित अवधि, प्रत्येक शहरी स्थानीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। यानी जो ये स्थानीय शासन होता है, चाहे शहरों का हो या गांव का हो, इनका जो स्थानीय शासन का जो कार्यकाल है वो निश्चित किया गया है और जो उनका कार्यकाल निश्चित है वो 5 वर्ष निश्चित किया गया है। 5 वर्ष में एक बार चुनाव करवाना अनिवार्य है। 5 वर्षों से ज़्यादा इनका कार्यकाल नहीं किया जा सकता। 5 वर्ष में एक बार चुनाव अनिवार्य कर दिए गए हैं। निश्चित अवधि है जो हमने 73वें संशोधन में भी पढ़ी थी और ये 74वें संशोधन में भी है। दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। अब देखिए आगे, विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व। 74वें संशोधन के द्वारा राज्य विधानमंडल को यह शक्ति दी गई है कि वह विभिन्न स्तरों पर नगर पालिकाओं में प्रतिनिधित्व प्रदान करे। विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व 74वें संशोधन के द्वारा यह
राज्य विधानमंडल को यह शक्ति दी गई है कि विभिन्न स्तरों पर नगर पालिकाओं में प्रतिनिधित्व प्रदान करे। अब देखो, विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व 74वें संशोधन के द्वारा विधायिका विधानमंडल को यह शक्ति दी जाती है कि वह विभिन्न स्तरों पर नगर पालिकाओं में प्रतिनिधित्व प्रदान करे, यानी नगर पालिका के विभिन्न पदों की नियुक्ति करे और उनका प्रतिनिधित्व करे, यह शक्ति दी जाती है। आगे, नगर पालिका का अध्यक्ष। नगर पालिका का अध्यक्ष 74वें संशोधन के द्वारा नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव अधिकार राज्य विधानमंडल के पास है। अब देखिए, नगर पालिका का अध्यक्ष 74वें संशोधन के द्वारा नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव का अधिकार राज्य की विधायिका के पास है। अब देखो, नगर पालिका का अध्यक्ष 74वां संशोधन के द्वारा जो नगर पालिका है, नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के चुनाव का जो अधिकार है वो विधायिका के पास दिया गया है। यानी 74वें संशोधन के द्वारा जो न्यायपालिका का नगर पालिका का अध्यक्ष है उसके चुनाव का अधिकार विधायिका या विधानमंडल के पास है। आगे, आरक्षण की व्यवस्था। आरक्षण की व्यवस्था। प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण की व्यवस्था प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी जो हमारे आरक्षण की व्यवस्था है इसमें नगर पालिका में भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण है, मतलब एससी के लिए, अनुसूचित जनजाति एसटी, और महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 सीटों पर महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगर पालिका की शक्तियां और कार्य। नगर पालिका की शक्तियां और कार्य 74वें संशोधन के अंतर्गत संविधान की 12वीं अनुसूची के कार्य दिए गए हैं। नगर पालिका शक्ति कार्य में जो हमारे संविधान का 74वां संशोधन है, इसके अंतर्गत संविधान की 12वीं अनुसूची में जितने विषय आते हैं वही विषय नगर पालिका को दिए गए हैं। यानी जो हमारे संविधान की 12वीं अनुसूची है उसके विषय दिए गए हैं। अब है अगला पॉइंट, कर लगाना। राज्य विधानमंडल कानून द्वारा नगर पालिकाओं को कुछ कर लगाने और एकत्रित करने के अधिकार सौंप सकता है। राज्य विधानमंडल कानून द्वारा नगर पालिकाओं को कुछ कर लगाने और एकत्रित करने के अधिकार सौंप सकता है। अब देखो, जो राज्य होता है, विधायिका कानून द्वारा नगर पालिका को कुछ कर लगाने और एकत्रित करने के अधिकार सौंप सकता है। यानी कर लगाने के बाद उनसे जो कर उत्पन्न होगा उसको एकत्रित करने के कुछ अधिकार राज्य विधायिका के द्वारा उन्हें सौंप सकता है नगर पालिकाओं को। अब हम देखते हैं आगे, जो हमारी पंचायत है, पंचायत के आय के साधन। जो पंचायत के आय के साधन है, स्थानीय करों में भाग। जो स्थानीय स्तर पर कर लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, उसके द्वारा होता है। दूसरा, मेलों तथा मंडियों से आय। जो मेले लगाए जाते हैं, मंडियों में जो टैक्स या कर उत्पन्न होता है उनसे आय उत्पन्न होती है। जो स्थानीय स्तर पर लाइसेंस दिए जाते हैं, उन लाइसेंस की जो फीस होती है उनसे। सरकारी अनुदान, सरकार की तरफ से जो अनुदान दिया जाता है उससे पंचायत की आय उत्पन्न होती है। संपत्ति से आय, संपत्ति से भी आय उत्पन्न होती है। संपत्ति से आय यानी संपत्ति पर जो टैक्स या कर लगाया जाता है। और अंतिम है भू राजस्व का निश्चित भाग। जो भू राजस्व कर लगाया जाता है उससे भी सरकार की या पंचायत की आय के साधन के अंतर्गत आता है। स्थानीय करों में भाग, मेलों तथा मंडियों से, लाइसेंस फीस, सरकारी अनुदान, संपत्ति से आय, भू राजस्व का निश्चित भाग, ये पंचायत के आय के साधन है जिससे हमारी पंचायत को आय उत्पन्न होती है, जिससे वो गांव या उसके विकास के लिए काम कर सकती है। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर यहीं पर ही समाप्त होता है।